ये शब्द जो है एंटी नेशनल, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो कल को आप अगर पतंजलि का बिस्कुट नहीं खाएंगे उस पे भी आप एंटी नेशनल हो सकते हैं। हमारे साथी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हमको किसी भी राजनीतिक दल की दलाली शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, चाकरी नहीं करनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट मूवमेंट का हिस्सा होना चाहिए। टोटली एग्रीड। आप राइट विंग के हैं, मैं किस विंग का हूं मुझे नहीं पता, शायद आपको पता होगा। तो मैं भी इस बात से सहमत हूं। मेरा एक सवाल है, मेरे ही साथ एबीवीपी का एक लड़का चुनाव जीता और वो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले जेएनयू के स्टूडेंट से नहीं मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ डिनर कर करके आया। इस पे आप क्या कहेंगे? और इसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि जो लोग भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चुनाव जीतते हैं, पहला काम करते हैं कि पार्टी ऑफिस के मंदिर का घंटा जाकर के बजाते हैं और सीधे जनरल सेक्रेटरी के पास जाकर के दंडवत हो जाते हैं। तो ये जो सवाल आप कर रहे हैं, इस सवाल को आप जोर शोर से उठाइए, हम आपके साथ खड़े हैं कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट मूवमेंट होना चाहिए। कैडर बनाने का, कार्यकर्ता बनाने का मंच नहीं होना चाहिए, कैडर जनरेटिंग मशीन नहीं होना चाहिए, और देश के लिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स होना चाहिए। एग्रीड। दूसरी बात कि आप कहते हैं कि छात्रों को राजनीति करना चाहिए, आप भी हमारे साथ बोले हैं। बहुत खुशी हुई कि देश में शायद लोकतंत्र की आवाज बहुत मजबूत है। क्या आप इस मंच से श्रीमान वेंकैया नायडू साहब की आलोचना करेंगे कि उन्होंने 3 मार्च को जब हमने भाषण दिया तो मीडिया में उन्होंने कहा कि विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करें, राजनीति क्यों करते हैं? इस बात को आप कंडेम करेंगे कि नहीं करेंगे? और ये बात सिर्फ वेंकैया नायडू साहब का नहीं है। मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, 1936 में बना और अटल बिहारी वाजपेयी भी उसके मेंबर थे, और बहुत सारे लोग, आई.के. गुजराल, साहिर लुधियानवी, तमाम सीवी रमन, कितने नाम लिया जा सकता है जो उसके मेंबर रहे। और मजेदार बात यह है कि नेहरू और जिन्ना ने उसकी अध्यक्षता की जिस मीटिंग में उस संगठन का निर्माण हुआ 1936 में। और नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो पटना जाकर के बोले कि विद्यार्थियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप बताइए कि डॉक्टर साहब चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने और नेताजी चाहते हैं कि उनका बेटा नेता बने, लेकिन कोई किसान और गरीब का बेटा पढ़ाई लिखाई करके, चप्पल घिस करके इस व्यवस्था को समझ जाए और इस व्यवस्था पे सवाल खड़ा करना चाहे तो आप कहते हैं कि राजनीति नहीं करें। मैं चाहता हूं कि अगर राजनीति में इथिक्स नहीं है, अगर राजनीति में लोगों के प्रति संवेदना नहीं है, अगर इस देश के अंदर जो मार्जिनाइज सेक्शन के लोग हैं उनके पक्ष में बोलने की कुवत नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो राजनीति नहीं है, आपकी शब्दों में वो चाकरी है, और वो चाकरी नहीं करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं। जो सवाल पूछा गया है नेशनल और इंटी नेशनल का, मैं बार बार इस सवाल का जवाब देता हूं कि इस देश के अंदर चाहे वो कोई भी हो, गोरा हो या काला हो, महिला हो या पुरुष हो, उत्तर भारतीय हो या दक्षिण भारतीय, जो इस देश के संविधान में भरोसा नहीं करता है वो एंटी नेशनल है, वो एंटी नेशनल है। अगर एंटी नेशनल की परिभाषा तय करनी है तो नेशनल की परिभाषा तय करनी पड़ेगी, और नेशनलिस्ट होने की परिभाषा किसी भी पार्टी ऑफिस के दफ्तर में तय नहीं होगा। वो तय होगा इस देश के संविधान से, संविधान की प्रस्तावना से, जिसका पहला लाइन कहता है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग जिनके पास कर्तव्य भी हैं और अधिकार भी हैं। आप कर्तव्य करने के लिए कहते हैं और जब अधिकार मांगते हैं तो कहते हैं कि खुद से कर लीजिए। मेरा एक सवाल है साहब, स्वास्थ्य की बात जब हम करेंगे तो आप कहेंगे कि स्वस्थ भारत अभियान चल गया है, स्वच्छ भारत अभियान चल गया है, खुद से स्वच्छ रहिए। जब आपसे कहेंगे कि पढ़ाई लिखाई की बात तो आप कहेंगे कि बजट कट करना इसलिए जरूरी है कि सब्सिडी नहीं दे सकते हैं हम लोग क्योंकि हमने नियो लिबरलिज्म को एक्सेप्ट कर लिया है। जब हम आपसे ट्रांसपोर्ट मांगेंगे तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, डीएनडी फ्लाईओवर बना दिया है, पैसा दो, टोल कटाओ, सड़क पे चलो। मेट्रो की बात करेंगे तो पैसा वसूल लिया है मेट्रो बनाने वाली कंपनी, आज भी हमसे पैसा वसूल रहा है। ये जो एक पॉलिसी आई है जिसमें आप इस देश के नागरिक हैं सिर्फ वोट देने के लिए, बाकी सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा, तो मेरा मन कई बार करता है कि जब इस देश के नागरिक सब कुछ खुद से ही करेंगे तो प्रधानमंत्री भी खुद ही क्यों नहीं बन जाएंगे, मुख्यमंत्री भी खुद ही क्यों नहीं बन जाएंगे। ये जो सवाल है, इस सवाल को हमको समझना पड़ेगा कि हमारा देश वेलफेयर स्टेट की बात करता है,
वेलफेयर स्टेट में वो जो एक एक इंसान जो इस देश की टेरिटरी में पैदा हुआ है वो इस देश का एसेट है, वो स्टेट का एसेट है। स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस स्टेट की सुरक्षा करे। आप मुझे बताइए कि आपके पास मोबाइल होता है तो आप उसके ऊपर लेमिनेशन चढ़ा लेते हैं, कवर लगा लेते हैं। आपके पास जूता होता है तो रोज पॉलिश मारते हैं। आपके पास कार होता है तो उसको मेंटेनेंस के लिए वर्कशॉप पे ले जाते हैं। जब आप अपने पर्सनल एसेट्स की सुरक्षा कर सकते हैं तो जो सोसाइटी का कलेक्टिव एसेट्स है आप उसकी सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते हैं? आप लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हैं? लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हैं? हम 125 करोड़ लोग जो इस देश के अंदर पैदा हुए हैं, हमसे ये देश बनता है। अगर हम बीमारी से मर रहे हैं, हम अगर बेरोजगारी से मर रहे हैं, हमें अगर हमारी आइडेंटिटी के चलते, चाहे हम माइनॉरिटी हो, चाहे हम दलित हो, चाहे हम महिला हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, चाहे गरीब ब्राह्मण ही क्यों ना हो, अगर हमको मरने के लिए विवश किया जा रहा है, मैं समझता हूं ये देश का नुकसान है। और जब 70 लोग नोटबंदी के बाद मर गए हैं तो वो देश हित में नहीं मरे हैं, वो देश का नुकसान हुआ है जब 70 लोग मर गए हैं। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। तो जो सवाल हमसे पूछा गया है कि आप विद्यार्थियों को एंटी नेशनल साबित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं जब विद्यार्थी खड़ा होकर के कहे कि हमको इस देश के संविधान में भरोसा नहीं है। और जब हम इस देश के संविधान की बात कर रहे हैं तो एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि वही संविधान हमको चुने हुए प्रधानमंत्री का, चाहे उनके पास 56 इंच का सीना हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, उनकी आलोचना करने का अधिकार देता है। और संसद की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं है, सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना नहीं है, किसी व्यक्ति के ऊपर सवाल खड़ा करना देश के ऊपर सवाल खड़ा करना नहीं है, किसी विचारधारा का विरोध करना देश का टुकड़ा टुकड़ा करना नहीं है। और ये जो गलत बात लोगों के बीच फैलाई गई है उसके बारे में बार बार सीना ठोक करके बोलता हूं कि अगर हमने देश के खिलाफ कुछ किया है तो इस देश के अंदर कानून है, वो कानून मुझे सजा देगा। कृपया आप कोर्ट बनने की कृपा ना करें, मैं आपसे ये कहता हूं। मैं ये भी कहता हूं कि अगर हमने कुछ भी गैर कानूनी किया है, वही कानून कहता है कि उन वकीलों को काले कपड़े पहना करके किसने इस बात की इजाजत दी कि एक अभियुक्त को पीट पीट करके मारने की कोशिश की गई? ये कौन से कानून की बात है? जब आप कानून की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो मैं भी कानून की बात करता हूं कि आज 9 महीने हो गए हैं, यहां इस मंच से पुलिस को चैलेंज करता हूं कि आपने अभी तक हमारे खिलाफ चार्जशीट दायर क्यों नहीं किया है? क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। हम इस देश के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उस बात को आप गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि झूठ झूठ होता है, कितनी भी बार बोली जाए, कई बार उसके सच होने का भ्रम होता है, लेकिन झूठ झूठ होता है, वो सच नहीं हो सकता है। अगर आप आम के पेड़ के नीचे खड़ा होकर के कहेंगे कि ये कटहल का पेड़ है और वहां खड़ा होकर के कटहल 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 बोलेंगे तो आम का पेड़ कटहल नहीं होगा। हमें इस देश के संविधान में भरोसा है। और कृपया करके स्टालिन की कारगुजारियों को मेरे ऊपर मत थोपिए। स्टालिन ने क्या किया रसिया में, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। उसी तरीके से गोएबल्स ने क्या किया जर्मनी में, उसके लिए आप जिम्मेवार नहीं हैं। लेकिन जब आप जीतने के बाद मोदी जी का चरण स्पर्श करने जाते हैं, तब क्या अमित शाह जी कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और चरण स्पर्श पे एक बात बोल दूं, ये तो भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हमने लालू जी का पैर छू लिया तो इन्होंने कहा कि लालू जी का पैर क्यों छू लिया? हमने कहा भाई साहब, ये सवाल अगर कोई वामपंथी कहता तो समझ में आता। ये बात अब वो कह रहे हैं जो खुद को भारतीय संस्कृति का रक्षक होने का दावा करते हैं। किसी पिता के उम्र के व्यक्ति को अगर पैर छू लिया तो क्या गलत किया? लेकिन चुनाव जीतने के बाद पैर छूने के लिए आपकी तरह नहीं गया था। चुनाव जीत करके अपने विद्यार्थियों के बीच था और एकता की बात कर रहा था और उनको कह रहा था कि आपका फेलोशिप जो सरकार ने बंद किया है, उस सरकार को सड़क पर लेकर के आएंगे। और माननीय स्मृति ईरानी जी को सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया और कहा कि फेलोशिप आप बंद नहीं कर सकते हैं। और फेलोशिप को बंद करने का फैसला साहब वापस लेना पड़ा। आप कहते हैं कि 18 वर्ष के वोटिंग राइट का अधिकार नहीं था, वो कब लड़े इसका इतिहास मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 18 वर्ष में बीवी चुन सकते हैं, 18 वर्ष में प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, तो 18 वर्ष में बीवी क्यों नहीं चुन सकते हैं? यही मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के नागरिक क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, किससे शादी करेंगे, किसको हां कहेंगे, किसको ना कहेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे, इस देश का संविधान तय करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को खत्म करना चाहता हूं।